आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करिए। शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज के अंक में शामिल है भेंट वार्ता, प्रेरणा स्रोत और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मायोपिया पर। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं ये भेंट वार्ता प्रेरणा स्रोत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे देहदान पर जानकारी, देहदान प्रक्रिया और जन जागरूकता। हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय दधीची देहदान समिति के संस्थापक और संरक्षक श्री आलोक कुमार। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। अंगदान एक ऐसा दान है जो किसी को नया जीवन दे सकता है। ये किसी को जीने की वजह दे सकता है, इसीलिए इसे महादान भी कहा जाता है। हालांकि आज भी इसे लेकर लोगों के मन में कई सारे भ्रम मौजूद हैं। अंगदान, नेत्रदान, देहदान, इन विषयों पर जागरूकता फैला रहे हैं हमारे आज के मेहमान, जो एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। हमारे साथ हैं श्री आलोक कुमार। आप देहदान की प्रक्रिया, उससे जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं और जागरूकता से जुड़े कार्यों में समर्पित हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आलोक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक जन जागरूकता, एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जिसकी शुरुआत कब हुई, ये हमारे सुनने वाले जरूर जानना चाहेंगे। एक जर्नी है और कई सालों से आप इस कार्य में जुड़े। कितने सालों से आप देहदान से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? लगभग 30 साल से। इस काम की प्रेरणा मुझे बड़े अद्भुत ढंग से मिली। अमृतसर के मेडिकल कॉलेज में गया था। वहाँ एनाटॉमी का म्यूजियम है। पहला एग्जिबिट एक फुल बॉडी का स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा। नीचे लिखा था, ये यहाँ के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर एच.एस. विर्क का स्केलेटन है। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि जिंदगी भर मैंने लोगों को लावारिस लाशों से पढ़ाया है। मैं यह संकल्प करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी देह भी इस कॉलेज के बच्चों को दान की जाए, जिससे वो शिक्षा प्राप्त करें। यह वो प्रेरणा थी जिससे हम लोगों ने शुरू किया था। लगभग क्या उम्र रही होगी सर उस समय आपकी जब आपने ये देखा? मैं उस समय शायद 30 वर्ष से कम का रहा हूँ। अच्छा। तुरंत शुरू नहीं हुआ, रास्ता नहीं मिला। रास्ता मिला 97 में, जब मैं और मेरे कुछ साथी अपनी वसीयत बनाई। उस वसीयत में मृत्यु के बाद अपनी पूरी देह और अंग दान करने का संकल्प किया और रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी विल घोषित करी। तो इम्प्लीमेंट हुआ 97 में, पर ये संकल्प शुरू हुआ था तब से। और दधीची की कथा पढ़ के भी, दधीची ऋषि थे, देवों और दानवों के युद्ध में देवता हार रहे थे। उनको कोई मजबूत शस्त्र चाहिए था। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि दधीची अपनी हड्डियां आपको दें तो वज्र बनेगा, आप जीतेंगे। इंद्र मानने गए। दधीची ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक समाधि ली, अपने प्राणों को मस्तक में केंद्रित किया और छोड़ दिया। देहदान का शायद विश्व का ये पहला उदाहरण था। बिल्कुल। तो दधीची और डॉक्टर विर्क, ये दोनों हमारी प्रेरणा बने कि हम अपनी देह को मृत्यु के बाद समाज को समर्पित कर दें। जी जी, आपने ये बताया कि किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली, और ये प्रेरणा जब आप तक पहुंची और आपने इस जर्नी की शुरुआत की, तो इस पड़ाव में जब आप 30 साल निकाल दिए आपने इस जागरूकता को आगे तक फैलाने में, बहुत सारे मकाम आए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई होंगी जिनको आज आप याद कर रहे होंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले ये जानना है कि क्या ये वसीयत, जैसे आपने शब्द कहा, वसीयत की जा सकती है देहदान की? यही तरीका होता है देहदान करने का? वसीयत की जा सकती है, करते हैं हम लोग। और उसको वसीयत इसलिए कहते हैं कि करने वाले का संकल्प पक्का हो और वसीयत के दोनों गवाह इस संकल्प को पूरा कराने में सहायक हो। जी जी जी। नहीं तो फॉर्म भर के भी हो सकता है। जी, वो प्रक्रिया पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि मेरे सुनने वाले ये जान लें कि देहदान की आवश्यकता क्यों होती, क्या होता है एक्चुअली देहदान, और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। क्योंकि जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, अंगदान की बात करते हैं, नेत्रदान की बात करते हैं, तो हमारे श्रोता जानते हैं, हम कार्यक्रम करते रहते हैं कि किसी के पास वो अंग नहीं है तो उसको वो मरने के बाद कोई दान दे और उसको वो अंग लगाया जा सकता है। पर देहदान का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और वो किस तरह से उसका महत्व है। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि आपने तो बता ही दिया कि आपने अपना देहदान का संकल्प कर रखा है, लेकिन आपने अपने माता पिता का भी देहदान हुआ है और उनका संकल्प भी पूरा किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे।
देहदान की आवश्यकता क्या है, तो हम और आप सब लोग कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे। जी जी। चाहे वो एमबीबीएस हो या आयुर्वेद का हो, यूनानी हो, कोई भी विद्यार्थी तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अपनी पढ़ाई के दौरान लगभग 2 साल तक वो किसी वास्तविक मनुष्य के शरीर पर काम नहीं करता। शरीर ऐसी चीज है जो भगवान ने बनाई है, जिसका कोई नमूना नहीं बनाया जा सकता। शरीर पढ़ने के लिए शरीर चाहिए। सिर से लेके पैर के अंगूठे तक विद्यार्थी उसको खोलते हैं, खंगालते हैं, समझते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं। नए अध्ययन और नए शोध के लिए भी उनको शरीर चाहिए होता है। नई प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण के लिए भी शरीर चाहिए होता है। इसलिए देहदान का मतलब है कि मृत्यु के बाद में अपनी पूरी देह को मेडिकल कॉलेज को देना, जिससे शिक्षा, अभ्यास और अनुसंधान ये तीनों काम हो सके। तो खास तौर पर रिसर्च पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता जी है। हाँ, जी जी। और देहदान की कोई उम्र है? कितनी उम्र का देहदान हो सकता है? किसी भी उम्र तक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक मेरा मित्र है, उसके यहाँ पोता हुआ था। उसने मुझे फोन करके बात बताया, मैंने आनंद व्यक्त किया। 7वें दिन शाम को उसका फोन आया, आज रात्रि को अपना फोन खुला रखिएगा। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे वो पोता हमारे लिए नहीं आया था, उसको तो हार्ट में छेद है। एम्स में 8 घंटे की उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। डॉक्टरों ने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब ईश्वर से प्रार्थना करिए, अगर वो चला जाएगा तो हम उसकी देह दान करेंगे। 7 दिन का बालक था, रात्रि में चला गया। परिवार ने देह दान की। तो गर्भ के बालक से लेकर के किसी भी उम्र तक का व्यक्ति बिल्कुल अपनी देह दान कर सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे आपके पास किस्से होंगे, कहानियां होंगी, ऐसी बातें, घटनाएं होंगी जिसने आपको अंदर तक छुआ होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जब आप जाते हैं तो काफ़ी स्थितियां गमगीन होती होंगी। पर सर ये भी बताएं कि भारत में जब हम बात करते हैं तो अंगदान, देहदान, नेत्रदान, इसकी क्या अभी तक आंकड़े हैं? किस तरह से हम देख सकते हैं इसको? आपने पहले कहा कि ऐसी और भी स्थितियां जी। और घटनाएं होंगी। हाँ, मैं चाहूंगी कि आप वो भी बताएं। आप चाहें तो अभी बताएं। मैं जी। उस बालक की ही घटना पूरी करना जी चाहता बिल्कुल, बताएं। हूं। उसका देहदान हो गया। कुछ दिन बाद में भारत के उस समय के राष्ट्रपति जी। रामनाथ कोविंद जी को मिलने गया। उनको सारा विषय बताकर अपने कार्यक्रम में आने की प्रार्थना की। वो गंभीर हो गई। थोड़ी देर में कहा, आप मुझे बुला रहे हैं आलोक जी, मैं आपको बुलाता हूँ। अच्छा। आपका कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करेंगे। हुआ कार्यक्रम, उसका सीटिंग प्लान भेजा हमने। राष्ट्रपति जी ने अपने हाथ से उसमें संशोधन किया, उस बालक के पिता को अपनी बगल में मंच पर बिठाया। वाह। एक घटना और बताना जी चाहूंगा। बिल्कुल। एक मेरी बहन है, राखी बहन है। यहाँ दिल्ली में नौकरी के लिए वो और उसका हस्बैंड थे, 2 बच्चे थे। हस्बैंड रात में किसी काम से गया, खोदे हुए गड्ढे में सिर के बल गिरा। एम्स ले गए। ये चित्रा भी पहुंची वहां पर। डॉक्टरों ने कहा जाओ देख लो। हार्ट चल रहा था, शरीर गर्म था, रक्त का प्रवाह था, नाड़ी थी। चित्रा को कुछ आश्वस्ति हो रही थी कि अभी हैं, पर डॉक्टर ने कहा चित्रा तुम्हारे पति अब नहीं है, इनका हार्ट चल रहा है। एक मरीज मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, अगर उसको हार्ट नहीं मिलेगा तुम अपने पति का हृदय दान करोगी? कठिन सवाल था। बिल्कुल। चित्रा समझी कि ये मस्तिष्क मृत्यु का मामला है। इसको ब्रेन डेड जैसे हम सुनते ब्रेन हैं। डेड। हाँ जी। और ब्रेन डेड का अर्थ है कि 4 अलग अलग डिसिप्लिन के डॉक्टर्स ये घोषित करें कि अब ये कभी भी होश में नहीं आ सकता। जी। चित्रा के पास में कोई संबंधी, मित्र, परिचित राय करने के लिए नहीं था। अकेली ने वो हृदय दान कर दिया। 5 साल बाद जिसको वो हृदय लगा था वो इसको मिलने आया और कहा मेरे बेटी की शादी है, तुम भोपाल आओ। चित्रा भोपाल गई, शादी में शामिल हुई। फेरों के समय वहां नहीं दिखी। ये सज्जन ढूंढे, अंदर एक कमरे में बैठी थी। कहा चित्रा फेरों में चलो। चित्रा ने नानुकर किया। इसने आग्रह किया तो चित्रा ने कहा मैं विधवा हूँ, मेरा बैठना असगुन होता है। ये आदमी तो पागलों की भांति बाहर गया, फेरे रोक दिए बीच में, लौट कर आया। चित्रा ये सब तेरे कारण हो रहा है, तेरे दान के कारण हो रहा है, अपने पति के हृदय का दान। तू कहती है असगुन, मैं कहता हूँ तेरे बैठने से बड़ा कोई और सगुन हमारे परिवार में हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। फेरे रुक गए हैं, तू आकर बैठेगी तब फेरे आगे बढ़ेंगे।
बहुत सारी घटनाओं में से बहुत ये सारी। 2 घटनाएं ऐसी हैं जी जी। जो बहुत मुझे बहुत सर विचलित करने वाले पल होते होंगे, अंदर तक झकझोरते होंगे, और कई बार ऐसा भी होता है आदमी प्रण कर लेता है, संकल्प कर लेता है, लेकिन उसके घर वाले उस स्थिति में जब एक्चुअल मृत्यु हो जाती है तो अपने को तैयार नहीं कर पाते हैं कि हाँ देहदान करना ही है। तो मुझे बताइए ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या बहुत कठिन है? देहदान की जो प्रक्रिया है प्रक्रिया कठिन क्या क्या करना होता है? प्रक्रिया कठिन नहीं है। जिनको देहदान करना होता है वो हमसे एक फॉर्म मांगते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें परिवार के एक सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है। मुझे कोई कहता है कि मैं नहीं कराऊंगा, परिवार में नहीं बताऊंगा, तो मैं उससे पूछता हूँ अपने मरने के बाद तुम फोन करोगे हमें? उसके ध्यान में आता है। जब फॉर्म मिलकर हमारे पास आ जाता है, परिवार के एक व्यक्ति का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद में हम उनको एक उत्सव में बुलाते हैं जिसको देहदानियों का उत्सव कहते हैं। पहला आधा घंटा जलपान का होता है। ये सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ये संकल्पवान व्यक्ति अपने 2 गवाहों को लेकर आए होते हैं। फिर कार्यक्रम में कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है जिसने उस दिन संकल्प किया है, कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है जिसने अपने घर के किसी प्रियजन का शरीर या हृदय दान किया है, जिसने रिसीव किया है वैसा बोलता है। एक डॉक्टर बोलते हैं, एक संत बोलते हैं। इस सब के कारण से परिवार के जो लोग साथ आए होते हैं उनका मन भी पक्का होता है, और इसलिए हमारा जो कन्वर्शन रेट है, माने 100 लोगों की मृत्यु हुई, कितने प्रतिशत का दान हुआ, वो 80% से ज्यादा है। अच्छा। और परिवार के व्यक्तियों की तो व्यग्रता ऐसी हो जाती है कि हमने कहा कि 10 बजे गाड़ी आएगी, 15 मिनट लेट हो जाए तो परेशान हो जाते हैं कि संकल्प पूरा होगा कि नहीं। तो ये तरीका उस रूढ़ी को तोड़ने के लिए बहुत अच्छा है जो उत्सव के रूप में हम करते हैं। जी जी, मैं ये जानना चाह रही थी, अभी मेरा अगला प्रश्न यही था कि आप जागरूकता तो फैला रहे हैं, आपने बताया, पर क्या तरीकों से, क्या प्रोसीजर होता है जागरूकता फैलाने, किस तरह से आदमी, क्योंकि जागरूकता एक तरह से आगे बढ़ना है, सोचना है, अपने लेवल को ऊंचा उठाना है, तो आप उसमें प्रक्रिया में किस तरह से मदद करते हैं लोगों को ये इन्फ्लुएंस करने में कि देहदान बहुत अच्छा कार्य है? हम इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम जी करते बताएं। हैं। इसी वर्ष ऐसा हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने इस विषय पर अपने सब कॉलेजेस में कार्यक्रम करने की योजना बनाई। अच्छा। और हमको अपना साथी बनाया। उसके बाद में अन्य विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और भी कई विश्वविद्यालय, इनके वाइस चांसलर्स ने कहा कि हमारे यहाँ कार्यक्रम करिए। तो ये कार्यक्रम करना, उनको प्रश्न पूछने का अवसर देना, देहदान का उत्सव होना, किसी की भी मृत्यु पर हमने जाना, उसकी शोक सभा में इस विषय पर बोलना, महर्षि दधीची की कथा आयोजित करना, महर्षि दधीची के आश्रम में यात्राएं आयोजित करना, तो दधीची को फोकस करके जी। हम प्रत्येक साल में कोई 200-250 कार्यक्रम करते हैं, और इस साल में भी 100 कॉलेजेस से ज्यादा स्थानों पर हम इन कार्यक्रमों को करके जागरूकता फैलाते हैं। तो आपने ये बताया कि किस तरह से जागरूकता फैलाने का ये नेक कार्य आप कर रहे हैं। ये भी बताएं कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प लेता है तो कुछ उसके अंदर बदलाव आता है उसके बाद? आपने इस तरह का कुछ अनुभव किया है? बहुत लोगों का किया, बहुत लोगों ने समझाया भी। मैंने अपना संकल्प किया, उसके बाद पूर्वी दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, मेरे को राहत का काम दिया। मेरी आंखों में इन्फेक्शन था, सूज रही थी, मैं दवा नहीं ले सका। अगले दिन फिर दवा नहीं ले सका, सूजन बढ़ गई। पिताजी ने मुझे बिठाया और कहा, आलोक तुमने अपनी आंखें दान की हुई हैं? मैंने कहा आपको तो पता है, क्यों पूछ रहे? तो उन्होंने कहा तुमने आंखें दान की हैं, जब तक जीवन है तब तक तुम इनका इस्तेमाल कर रहे हो, ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये दान हो चुकी है। क्या इसको स्वस्थ रखना ये तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है? तो हम अपने शरीर का ट्रस्टी हो जाते हैं। एक और अनुभव बताता हूँ। रजिस्ट्रार के पास में मैं गया, जब उन्होंने बुलाया, साइन किए, तो ऐसा मेरे मन में एक कल्पना सी आई जैसे मैं मर गया। ये कल्पना गहरी होती गई, ये कल्पना विस्तृत होती गई। मैंने मृत्यु देखी, अपना शरीर देखा, लोगों को इकट्ठे देखा, मेडिकल कॉलेज की गाड़ी में देह को ले जाते देखा। ये सब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं? कल्पना कर अच्छा। रहा हूं। इसी कल्पना में मैं सो गया। सवेरे 3:30-4 बजे नींद खुली। मेरे मन में प्रश्न आया, मैंने शरीर देखा, मैंने शरीर को जाते देखा, तो इसका मतलब है कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं शरीर से कुछ अलग हूँ। और फिर मेरे मन ने उत्तर दिया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मुक्त बुद्ध शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपनी ही देह के दान से, इस देह के मोह से छूट करके
आध्यात्मिक क्षेत्र में हम अपने आत्म तत्व का अनुभव कर सकते, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इस शरीर के ट्रस्टी हो सकते हैं, इतना लाभ होता है इसका। मतलब हर स्तर पर एक आपने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता हो जाती है कि हमें ये दान करना है तो उसे स्वस्थ रखना है, और मानसिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पर भी हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। भ्रांतियां भी कुछ ना कुछ देहदान या अंगदान से जुड़ी होती होंगी, उनके बारे में बात करते हैं। मैं दो बातें, जी, भ्रांतियां तो हैं, भय भी है, भ्रांति भय भी है जी। मैंने पहले आंखें दान करने का संकल्प शुरू कराया था, तो मेरे बहुत सारे साथियों ने भी वो संकल्प के फॉर्म भरे थे, पर एक ने कहा कि मैं आंखें दान नहीं करूंगा, मुझे अगले जन्म में अंधा पैदा नहीं होना है। ये बहुत आम एक बात सुनी गई है जी। फिर जब मैंने देहदान शुरू किया तो उनको फोन किया कि गोल्डन चांस है, आंखें देते तो अंधे पैदा होते, शरीर दे दो तो पैदा ही नहीं होगे। ये भ्रांतियां दूर हो रही हैं। एक सर्वे हमने सी वोटर से करवाया। सी वोटर के सर्वे से एक बहुत आश्चर्यजनक रिपोर्ट आई। रूढ़ियां कारण नहीं है, कारण ये है कि इस देश के अधिकांश लोगों को नेत्रदान का पता है, पर हमारी स्किन डोनेट हो सकती है, त्वचा, हमारी हड्डी डोनेट हो सकती है, हमारा शरीर दान हो सकता है, जी। ये पता ही नहीं है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हम इस विषय की जागरूकता को जितना फैलाएंगे उतना काम बढ़ेगा। और मुझे बहुत संतोष है कि दिल्ली में जो दो बड़े आय बैंक्स हैं, राजेंद्र प्रसाद और गुरु नानक, सब लोगों के मिले जुले प्रयत्नों के कारण अब वहां पर जो प्रतीक्षा सूची है उसमें 1 महीने से अधिक का समय नहीं लगता। अच्छा। आज रजिस्टर कराइए, आपको जरूर कोई ना कोई पुतली 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। ये एक दिल्ली में इसका परिणाम हुआ है, जिसका हमको संतोष भी है, आनंद भी है जी। और आपने कहा इसकी अवेयरनेस की, इसकी जागरूकता की ज़रूरत है, और जितना लोग जागरूक होंगे, इसके महत्व को समझेंगे, उतना ही वो आगे आएंगे और इन सब चीज़ों में भागीदार भी बनेंगे। और हमारी आकाशवाणी के तौर पर इस मंच के माध्यम से कोशिश होती है कि लोगों को हर पहलू के बारे में जागरूक किया जाए। और जैसा आपने कहा, हम नेत्रदान और अंगदान पर कार्यक्रम करते रहते हैं, पर देहदान के बारे में आपने इतनी विस्तृत जानकारी आज देने के लिए समय निकाला है, बहुत आभारी हैं हम आपके। मृत्यु जब हो जाती है, किसी ने संकल्प लिया है, तो क्या प्रक्रिया होती है, उसके घर वालों को क्या करना होता है? अगर किसी देहदानी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार ने हमको एक फोन करना होता है, बाकी सब काम हम करते हैं। जैसे उस परिवार से बात करके देहदान या अंगदान के लिए समय तय करना, उस समय पर गाड़ी वहां पहुंचे और यथेष्ट काम हो जाए ये तय करना, उसके बाद पेपर वर्क पूरा हो जाए, तो ये सारी व्यवस्था हमारा एक कोऑर्डिनेटर उनके घर जाकर पूरी करता है। और जब उनकी श्रद्धांजलि होती है उसमें भी हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति जाकर के इस विषय पर बोलता है। और हमारा अनुभव ये है कि वह श्रद्धांजलि सभा लोगों को बहुत प्रेरित करती है, क्योंकि वो जिसको श्रद्धांजलि देने आए हैं उसका शरीर दान हुआ होता है, तो सबसे अधिक लोग वहाँ संकल्प करते हैं। परिवार के लोगों ने केवल एक फोन किया और उनका कर्तव्य पूरा हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत महान कार्य है ये, और इसमें आप समर्पित हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश हमारे श्रोताओं के नाम? मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु नानक ने एक जगह लिखा, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कुछ काम ना आवे। पशु मरता है तो शरीर के सब हिस्से काम आ जाते हैं। शरीर तो अब हम बाबा नानक को विनम्रता से कह सकते हैं कि बाबा हमारे पास उत्तर है। हमारा शरीर जाएगा तो सिर से लेके पैर के घुटने तक हमारे शरीर का प्रत्येक हिस्सा, हड्डी, नाड़ी, शिरा, गुरु बन करके मेडिकल के बच्चों को पढ़ाएगी। बहुत खूबसूरत बात। और आज बहुत सारी जानकारी हमें आपके माध्यम से और हमें श्रोताओं तक पहुंचाने का ये सौभाग्य मिला कि अंगदान और देहदान और नेत्रदान, ये सब बातें हम सुनते हैं, पर ये कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है जन जागरूकता के माध्यम से, जिसमें कि आलोक सर लगे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर कि आप समय निकाल कर आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप प्रेरणा स्रोत के तहत ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। विषय था देहदान, प्रक्रिया और जन जागरूकता। जानकारी प्रदान कर रहे थे श्री आलोक कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, ददीची देहदान समिति के संस्थापक और संरक्षक। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका
हमारी सेहत। श्रोताओं, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। ये एक आम नेत्र फोकसिंग समस्या है। मायोपिया में पास की चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। और भी बहुत सी बातें हैं मायोपिया से संबंधित, जिन्हें जानना और समझना बेहद आवश्यक है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जानकारी मायोपिया पर। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार नारंग। आप नेत्र विशेषज्ञ हैं एनसी जोशी और अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार में। मायोपिया क्या है? चश्मे का माइनस का नंबर जो बच्चों में आता है, बड़ों में भी आ सकता है, जन्मजात बच्चे को भी हो सकता है। ये मायोपिया है। अब इसका ये मायोपिया क्या है? नॉर्मल आँख की जो लंबाई होती है 24 मिलीमीटर 1 इंच के आसपास होती है। ये लंबाई कई बार बड़ी हो जाती है, आँख बड़ी हो जाती है, कई कारण होते हैं, आगे बताऊंगा मैं। तो इससे माइनस का चश्मे नंबर लगा के ये इसको ठीक किया जा सकता है। कंटैक्ट लेंस वगैरह और भी इलाज हैं बड़े, वो आगे बताऊंगा। ये है मायोपिया। अब आगे बताता हूँ कि इसके कारण क्या है। कारण ये है कि सबसे पहले जन्म से हो सकता है, जन्मजात बच्चे को हो सकता है। अगर माँ बाप दोनों में हाई नंबर है तो शादी होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति को या युवती को चश्मे का हाई नंबर है तो शादी से पहले आँख के डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है कि दूसरे पार्टनर का चश्मे का नंबर ना हो तो बहुत कम हो, वरना सब बच्चों में नंबर आ जाएगा, दोनों का हाई नंबर हुआ तो। और दूसरी बात, गर्भावस्था के दौरान माँ को कई बार खून की कमी, बीपी, शुगर और कोई बीमारी हो जाए, इसका भी आँख पर ऐसा आ सकता है, बच्चे में नंबर आ सकता है। तो जन्मजात होता है वो तो होता है कंजेनिटल मायोपिया, जन्म से मायोपिया होता है, माइनस का नंबर हो सकता है। इसके बाद इन कारणों के बाद जन्म से भी हो सकता है। कई बार ये कारण धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो असर करते हैं, जैसे सारे कारण बताए ना मैंने, जेनेटिक वाले, वो भी नंबर आ सकता है। दूसरा जो और ज़रूरी कारण है, जेनेटिक तो जो है वातावरण, एनवायरनमेंट क्या असर है आँखों पे। एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट घर का बाहर का बहुत ज़रूरी है। और घर में रहना है अगर, तो बच्चे ऑनलाइन बहुत देखते हैं, सारा दिन आजकल सारा समाज भी मोबाइल लिए घूम रहा है, बैठा है कि साथ मोबाइल देखते हैं। इतना अच्छा लगता है मोबाइल देखने में कि देखते जाओ। परंतु कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है आँखों का, चश्मे का नंबर तो आ ही सकता है, और भी काला मोतिया हो सकता है, बीमारी लग सकती हैं। तो घंटा मोबाइल देखिए और 15 मिनट रुक जाइए, और हो सके तो मोबाइल दिन में 2-3 घंटे बहुत है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एक बैलेंस बना के चलना है। अब खबरें देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट है तो अखबार भी अच्छी है, और रेडियो बुरा नहीं है। रेडियो में अच्छे प्रोग्राम आते हैं, रेडियो में म्यूज़िक है, हेल्थ है, एजुकेशन, सब आता रहता है, ध्यान सुन सकते हैं आप। बुक्स तो मेरे हिसाब से आँख के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, और बुक्स पढ़ने से क्या होता है, मेरे हिसाब से आँख के लिए ज़्यादा फ्रेंड। मैं खुद पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, बुक पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑनलाइन भी अच्छा है, बहुत अच्छा, बुरा नहीं कर रहा मैं, पर बुक्स भी कम नहीं है। बुक्स को रहेंगी और अच्छी है पढ़ना आँख के लिए, मोर आई फ्रेंडली देन ऑनलाइन। तीसरी बात मैं कहता हूँ, सारा दिन घर में ऑनलाइन देखने के बदले आप बालकनी में बैठ जाओ, सर्दियों का मौसम में धूप से को थोड़ी देर, एक चश्मा आँख पर काला लगा सकते हो। धूप में किरणें अल्ट्रावायलेट आँख का नुकसान करती है, चश्मा काला लगा लो। बच्चा है तो बड़ों को निगरानी बैठ सकता है, वहाँ भी खुली हवा है, ऑक्सीजन है। थोड़ी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है शरीर की, घर में करो, बाहर करो, पार्क में करो, प्लेग्राउंड में करो, सैर करो, एक्सरसाइज, हाथ पैर हिलाओ, जो अच्छा लगे। एक्सरसाइज से भी तो आँख में रोशनी बढ़ती है, शरीर के लिए स्वस्थ अच्छी है। एक्सरसाइज से आँख का खून का दौरा बढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो आँख स्वस्थ बनेगी। तो अगली बात जो मैं कह रहा था, ये तो ऑनलाइन घर में भी रहते हैं। दूसरी बात देखो, बच्चों का एक नियम होना चाहिए कि जो बच्चे बाहर नहीं जाते उनमें नंबर आने के चांस ज़्यादा हैं। कोरोना में जो 2-3 साल कोरोना की हम बीमारी भुगती है, उसमें बच्चों के नंबर बढ़ गए थे कि ऑनलाइन क्लास ही बच्चे घर से बाहर जाना, अलाउड को जा ही नहीं सकता था, इतना कोरोना था, पार्कों में हर जगह कोरोना था, तो नंबर बढ़ गए। तो उसकी स्टडी से आइडिया लगता है ना, जैसे तो नंबर माइनस का अंदर बंद होने से आ सकता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण ये है, सबसे पहले नज़दीक का ठीक दिखेगा, दूर का कम दिखेगा। नज़दीक का मतलब 6 मीटर, वो नहीं जो अखबार पढ़ने वाला नज़दीक का, वो तो ठीक है, वो तो नज़दीक अलग है। बच्चों में एक नज़दीक का मतलब 6 मीटर तक, 8 मीटर तक ठीक दिखेगा, 10 तक दिखेगा। 25 मीटर दिखना है किसी ने तो वो नहीं दिखेगा बिना चश्मे के, और माइनस का नंबर है तो चश्मा लगाएंगे माइनस का लेंस तो उससे दिख जाएगा। लक्षण और आँख में जोर पड़ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है, थक सकती हैं आँखें, नींद में असर आ जाए, काम की क्वालिटी कम हो जाए, सारी बातें हो सकती हैं। बाकी डॉक्टर जांच करके बताएगा, नंबर जितना आपको लिख के देगा, चश्मा बनाइए और पहनिए। अब इसका इलाज क्या है मायोपिया का? चश्मा तो मैंने बता दिया, पर आजकल तो बहुत बड़े इलाज आ गए ना मायोपिया के। देखो, सबसे पहले बच्चे चश्मे से हर कोई कहता है चश्मा क्यों लगा रहे हैं, झंझट, मैं लगाना चाहता हूँ, कोई भी हो चाहे लगाना झंझट लगता है। मेरे साथ चश्मा बुरा नहीं है, इट्स वेरी गुड। फैंसी चश्मे आते हैं, अच्छे बहुत बढ़िया फ्रेम आते हैं, प्लास्टिक का शीशा, प्लास्टिक का फ्रेम, जैसे हिसाब से पहनो, गेटअप आती चेहरे पे, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद इलाज में कंटैक्ट लेंस अच्छे हैं। पार्टी में जाना हो तो डेली डिस्पोजेबल, रोज़ लगाने वाले
थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, पर जो अफोर्ड कर सके हरे नीले पीले हर रंग के कंटैक्ट लेंस जाके पार्टी में लगा सकते हैं। सुबह लगाओ, शाम को उतार दो, 6 घंटे लगा उतार दो तो नुकसान आपका होगा नहीं। और कंटैक्ट लेंस में समझदारी ये करनी है कि ध्यान से प्रयोग करना है। ध्यान से ऐसा है कि साफ सफाई जरूरी है, सोती बार नहीं लगाना। दिन में 8 घंटे लगाया, घर जाकर उतार दिया, घर में चश्मा पहन लो, ऑफिस जाते हैं 8 घंटे ड्यूटी करके घर पहुंचे उतार दिया। और पोल्यूशन ज़्यादा तो उसके ऊपर एक बचाव का चश्मा, कई बार ड्राइविंग के टाइम पे जब पोल्यूशन ज़्यादा तो लगा सकते हैं, कंटैक्ट लेंस दिखेगा, चश्मे से पोल्यूशन का बचाव रहेगा। तो ये सारी बात ध्यान रख के आप कंटैक्ट लेंस भी लगा सकते हैं। अगला जो इलाज है, एक दवाई आ गई है एट्रोपिन, 0.1% एट्रोपिन। उसको सोती बार डालने से 6 महीने, साल, 2 साल डालेंगे तो चश्मे नंबर स्टेबल हो जाएगा। और मेरी सामने सारी हिदायतें मानेंगे जो मैंने बताई हैं आपको, आउटडोर लाइफस्टाइल, बाहर घर से बाहर जाना, अच्छी नींद, पौष्टिक आहार, अच्छा बिहेवियर, और इन सब से भी चश्मे नंबर स्टेबल हो सकता है, शायद उतर भी जाए। अब इससे बचाव का क्या तरीका है? बचाव के तरीके हैं, सबसे पहले सारा दिन घर में बंद नहीं रहना, कम से कम 1.5 घंटा रोज, 1 घंटा रोज, जितना बर्दाश्त हो। मौसम ठीक ठाक हो, सुबह 6 बजे जाने की कोई बंधन नहीं है, शाम को 6 बजे जाने का बंधन नहीं है, दोपहर को जाइए आप। जब भी मौसम ऐसा हो जो बर्दाश्त हो, ठंड ना हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा ठंड ना हो, ऐसे टाइम पे जाओ, ठीक ठाक मौसम, पार्क में बैठो, लंबे सांस लो, आसमान को देखो, दूर क्षितिज को देखो जहाँ धरती आसमान मिलते हैं। इन सबसे आँख की मांसपेशियाँ रिलैक्स होंगी, आपका चश्मे नंबर स्टेबल होगा और शायद कम भी हो जाए। और पौष्टिक आहार लीजिए आप, जरूरी नहीं आलू चावल ही खाए जा रहे हैं, फास्ट फूड में पैटीज वगैरह खाए जा रहे हैं, आप पूरे वैरायटी ऑफ अनाज, दालें, फल के वैरायटी, सब्जियों की वैरायटी, सारा खान पान वैरायटी बना कर लेंगे तो भी आँखें स्वस्थ रहेंगी। पौष्टिक आहार, आँख के लिए विटामिन A, C, E अच्छे होते हैं, मिनरल अच्छे होते हैं। विटामिन A हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पपीता, सीताफल, अमरूद वगैरह मिल जाता है। C मिल जाता है, नींबू पानी, आंवला, अमरूद, संतरा, माल्टा, कीनू मिल जाता है, हरी मिर्च। और जो विटामिन E है वो ड्राई फ्रूट है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट है, सूखे मेवे और हरी सब्जी, शलगम मिल जाता है। मिनरल भी फलों में मिल जाते हैं। तो ये सब करने से अच्छी नींद 8 घंटे की बहुत जरूरी है। बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वहाँ भी जरूरी है, उसके लिए भी जरूरी है। और अच्छा बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। टेंशन, गुस्सा झगड़ा करेगा, टेंशन से भी कहीं ना कहीं आँख की बीमारी होती है, इससे भी आराम मिलेगा। अब लेटेस्ट जो आ गया है आजकल, जिससे लेजर से चश्मे उतारते हैं, देखो वो कराते हैं बहुत लोग, देखो चश्मा लोगों को अच्छा नहीं लगता, झंझट है, कौन पहने कौन उतार, लेजर कराया अपने मस्त हो गए, बिना चश्मे के दिख रहा है। परंतु वो लेजर ऑपरेशन तभी करना चाहिए, किताब में भी लिखा है, मेरी सलाह भी यही है। मेरी उस किताब में इसमें लिखा है कि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसमें लिखा है कि चश्मे का नंबर तभी उतरवाना चाहिए जब ये बहुत मजबूरी हो, हाई नंबर हो, बहुत कम दिखता हो तो उतरवाओ लेजर से। 2 नंबर तक मेरी सलाह में कोई ज़रूरत नहीं है। और लेजर में सिल्क है, कंटूरा विजन है, लेटेस्ट वेव फ्रंट लाइट आ गया है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चश्मे में उतारते हैं, कहते हैं कि रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छी बात है, बढ़ जाती है, अच्छी बात है। परंतु पर्दे का नुक्स तो वही का वही रहा, उसमें कुछ नहीं कर पाए हम। पर्दे का लाए तो फिर भी होगा। अच्छा लाइफस्टाइल, आउटडोर लाइफस्टाइल तो बहुत ज़रूरी है। सब अच्छी नींद, अच्छा सब कुछ तो लेने लो, वैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो चश्मे नंबर शायद स्टेबल हो जाए, उतर जाए। एक और है, ऑर्थो के लेंस आता है, सोती बार लगाएंगे, हफ्ता 2 दिन लगाओगे तो उससे चश्मे नंबर कई बार कम हो जाता है। ऑर्थो के लेंस ये भी है। ये सारी बातें सुनिए, इस पर अमल कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, चश्मे नंबर कम होंगे या उतर भी सकते हैं। धन्यवाद। मायोपिया। अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे एनसी जोशी और अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार नारंग से। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।